क्या अमीर देश गरीब देशों को कंट्रोल करते हैं, या ये सिर्फ एक ओवर सिंप्लीफाइड कहानी है? सच क्या है? क्या कोई हिडन सिस्टम है? आज हम इस सवाल का रियल इकोनॉमिक्स के साथ जवाब देंगे। आज की दुनिया में कंट्रोल का मतलब सीधा राज करना नहीं है। कोई देश दूसरे देश पर झंडा नहीं लगाता, लेकिन कंट्रोल खत्म नहीं हुआ है, बस उसका तरीका बदल गया है। आज कंट्रोल होता है तीन चीजों से: मार्केट्स, मनी और इंस्टीट्यूशंस। अगर आप ये तीन समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्लोबल पावर कैसे काम करती है। ग्लोबल ट्रेड फ्री नहीं है, ये रूल्स पर चलता है। इन रूल्स को कोऑर्डिनेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक देश अनफेयर टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश कंप्लेन करता है, पैनल बनता है, एविडेंस देखा जाता है और रूलिंग दी जाती है। सुनने में सिस्टम फेयर लगता है, लेकिन असल दुनिया में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जो इसके विपरीत इशारा करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों देशों ने एक दूसरे पर टैरिफ्स लगाए और कई केसेस डिस्प्यूट सिस्टम में गए, लेकिन केसेस सालों चलते हैं और इस दौरान पावरफुल कंट्रीज पहले ही इकोनॉमिक डैमेज कर देती है। गेम फेयर हो सकता है, लेकिन प्लेयर्स इक्वल नहीं होते। अब बात करते हैं पैसे की। जब किसी देश को फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो वह जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के पास। IMF लोन देता है, लेकिन साथ में कंडीशंस भी देता है। फिस्कल डेफिसिट कम करो, सब्सिडीज घटाओ, रिफॉर्म्स लागू करो। इसे कहते हैं कंडीशनल लेंडिंग। अब एक रियल एग्जांपल, ग्रीस डेट क्राइसिस। ग्रीस की इकोनॉमी कोलैप्स के करीब थी। IMF और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस ने लोन दिया, लेकिन बदले में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करनी पड़ी, टैक्सेस बढ़ाने पड़े और जॉब्स कट हुए। रिजल्ट, इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेबलाइज हुई, लेकिन शॉर्ट टर्म में लोगों की इनकम गिर गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो यहां क्या हुआ? हेल्प भी मिली, लेकिन प्रेशर भी आया। अब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग देता है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहां भी कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव होगा और कितनी जल्दी, यह पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होता। मतलब सिस्टम सपोर्ट भी देता है और इन्फ्लुएंस भी लाता है। अब सबसे पावरफुल लेयर, करेंसी। ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा कुछ सिलेक्टेड करेंसी में ही होता है, जैसे अमेरिकी डॉलर। इसका मतलब कंट्रीज को रिजर्व्स डॉलर में रखने पड़ते हैं, लोन्स डॉलर में होते हैं और पेमेंट्स उसी सिस्टम से गुजरते हैं। अब इसका इंपैक्ट समझिए। अगर यूनाइटेड स्टेट्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज से पैसा निकलने लगता है, उनकी करेंसीज कमजोर हो जाती है और इंपोर्ट्स यानी कि आयात महंगे हो जाते हैं। यही है असली पावर। जिस देश की करेंसी ग्लोबल बन जाती है, वो बिना कुछ किए हर ट्रांजैक्शन में इन्फ्लुएंस रखता है। अब इन तीनों को जोड़ते हैं। करेंसी तय करती है ट्रेड, ट्रेड तय करता है इनकम, इनकम तय करता है बोरोइंग और बोरोइंग तय करता है ग्रोथ। ये एक कनेक्टेड चेन है। अगर शुरुआत वीक है तो पूरा सिस्टम वीक हो जाता है। जब कोई देश आगे निकलता है तो उसके पास और कैपिटल आता है, वो और इन्वेस्ट करता है और ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। सक्सेस, मोर पावर, मोर इन्फ्लुएंस और फिर और ज्यादा सक्सेस। अब आप सोचेंगे, अगर सिस्टम अनफेयर है तो वीकर कंट्रीज इसे मानते क्यों हैं? क्योंकि अल्टरनेटिव और भी रिस्की है। अगर ये ग्लोबल सिस्टम्स ना हो तो ट्रेड डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे, कैपिटल फ्लो रुक जाएगा और फाइनेंशियल क्राइसिस और गहरी हो जाएंगी। इसलिए सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन सिस्टम के बिना केओस और ज्यादा होगा। तो क्या अमीर देश गरीब देशों को कंट्रोल करते हैं? पूरी तरह नहीं। क्या सिस्टम पूरी तरह फेयर है? बिल्कुल नहीं। कंट्रोल का मतलब डायरेक्ट रूल नहीं है। कंट्रोल का मतलब है रूल्स को शेप करना, सिस्टम्स को डिजाइन करना और इंसेंटिव्स को इन्फ्लुएंस करना।
दुनिया में दो तरह के देश होते हैं, एक जो रूल्स फॉलो करते हैं और दूसरे जो रूल्स डिजाइन करते हैं। और असली पावर हमेशा दूसरी कैटेगरी के पास होती है। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी को सरफेस लेवल नहीं बल्कि डीप क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।